और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से बड़ी खबर के साथ। लखनऊ एयरपोर्ट पर भारी मात्रा में सोना बरामद हुआ है। एयरपोर्ट कस्टम टीम ने लगभग 3.5 किलो सोने के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। 1 करोड़ 28 लाख कीमत के इस सोने को दुबई की फ्लाइट से लाया गया था। जिन यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है वो देवरिया और गाजीपुर के रहने वाले हैं। ये दोनों अपने ट्रॉली बैग के हैंडल में सोने की रॉड को छिपाकर ला रहे थे। तो बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से, जहां पर लखनऊ एयरपोर्ट में लगभग 3.5 किलो सोना बरामद हुआ है। एयरपोर्ट कस्टम टीम ने 3.5 किलो सोने के साथ 2 लोगों को अरेस्ट किया है। 1 करोड़ 28 लाख कीमत के इस सोने को दुबई की फ्लाइट से लखनऊ लाया गया था और जिन यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है वो देवरिया और गाजीपुर के रहने वाले हैं। बीजेपी आम चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। बीजेपी लगातार एक के बाद एक रैलियों के जरिए कार्यकर्ताओं को संदेश दे रही है। यूपी के अमरोहा में आज फिर अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और आम चुनाव की तैयारियों के लिए जीत मंत्र दिया। इस मौके पर उन्होंने विरोधियों पर हमला बोला और रैली के जरिए संदेश दिया कि विरोधियों की रैली में जितनी भीड़ आती है उतनी तो बीजेपी बूथ सम्मेलन में कार्यकर्ताओं की भीड़ होती है। ऐसे संदेश साफ है कि बीजेपी अपने बूथ कार्यकर्ताओं के बदौलत बीजेपी फतह करने की तैयारी में जुटी हुई है। इसके अंदर ये मेरा तीसरा सम्मेलन है। मुझे उत्तर प्रदेश की राजनीति की 2012 के पहले ज्यादा जानकारी नहीं थी। 2013 में मैं यहां प्रभारी बनकर आया। उस वक्त संगठन में देखता था तितर बितर संगठन पड़ा था। आज मैं श्री सुनील बंसल और महेंद्र नाथ पांडे की जोड़ी को बधाई देना चाहता हूं कि संगठन को एक मजबूत घर बनाने का काम है। मित्रों, ये बूथ सम्मेलन, बूथ के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, मुझे कई जर्नलिस्ट पूछते हैं कि अमित भाई आप कहते हो 74 सीटें कहां से आएगी? कोई ये मंच पर चढ़कर देख ले, अन्य पार्टियों की जैसी सभाएं होती है ऐसे मेरे भाजपा का बूथ के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन। इस संसद में इस देश के गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही और समावेशी बजट जिस रूप में प्रस्तुत किया गया वह सचमुच सबका साथ और सबके विकास की इस अवधारणा को साकार करता है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसके लिए हृदय से अभिनंदन करते हैं। मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बात को कहते हैं कि चुनाव जीतने का मंत्र हमारे बूथ से जाता है और बूथ का मतलब कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। इधर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी प्रयागराज में कुंभ मेले में पहुंच गए और गंगा में डुबकी लगाई। दिग्गिराजा ने कंप्यूटर बाबा समेत कई साधु संतों से मुलाकात की। कुंभ में दिग्विजय सिंह द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के आश्रम में भी पहुंचे। राम मंदिर पर बात करते हुए दिग्विजय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राम मंदिर की विरोधी नहीं, लेकिन विवादित स्थल पर मंदिर का निर्माण की बात करना गलत है। दिग्गी ने इस मामले में बीजेपी पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। भगवान राम का मंदिर बने इसमें किसी को ऐतराज नहीं है। भगवान राम का मंदिर बने इसमें किसी को ऐतराज नहीं है। और डिप्टी सीएम केशव मौर्य का यह कहना है कि संतों के अयोध्या जाने पर किसी को भी आपत्ति नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था का मामला सरकार अपने तरीके से देखेगी। वहीं विपक्षी दलों ने नेताओं के गंगा स्नान को केशव ने बीजेपी की विचारधारा की जीत बताया है। सरकार को कोई समस्या नहीं है। कौन पूज्य संत आते हैं, जाते हैं, हमारी तरफ से जो कानून व्यवस्था की
आवश्यकता है कदम उठाने की उसको हम उठाएंगे, लेकिन हम पूज्य संतों का सम्मान करते हैं, उनके बारे में हमारे द्वारा कोई टिप्पणी उचित नहीं। सारे लोग जो कभी स्वयं सरकार में होते थे और संगम में डुबकी लगाने नहीं आते थे, और आज प्रयागराज की दिव्यता, भव्यता और यहाँ की तैयारियों को देख करके और समाज में जो जागरूकता पैदा हुई है उसको देख करके अगर उनको ये डर लग रहा है कि अगर हम संगम में डुबकी नहीं लगाएंगे तो अब शायद हमको वोट नहीं मिलेगा, तो ये मैं मानता हूं कि हमारी विचारधारा की जीत है। चुनाव आते ही दल बदल का खेल भी चालू हो गया है। इसी सिलसिले में आज एक बार फिर से लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय पर सपा के कई नेता दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने कहा कि सपा बसपा गठबंधन के साथ ही राम मंदिर को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर भी हमला किया। हम चाहते हैं कि बीजेपी को भगाने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल होना चाहिए और उस ताकत में कांग्रेस को दूर रख के मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस 30 या 32 या 35 सीटों से या 40 सीटों से जिस पर ये अपना इनके दावे हैं, अगर बीजेपी को रोकना है तो बड़े लेवल पर रोकना होगा। आज पूरे देश के अंदर बीजेपी को रोकने का जो है प्रावधान होना चाहिए, ना कि 30 सीटों से बीजेपी को रोका जा सकता है। उन्हीं के लोग आज उनके ऊपर जो है तीर कमान लेके खड़े हो गए हैं, तो ये चीजें बहुत दिन तक चलती नहीं है। जनता से भरोसा खो चुके हैं, अपने सहयोगियों का से भरोसा खो चुके हैं। ये आरएसएस का एक प्लान है, कभी वो विरोध भी करवाती है, पक्ष में ही कराती है। वो चाहती है कि इस तरह भगवान राम का मुद्दा जो है वो बहस में रहे। प्रयागराज में केंद्रीय संचार और रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने मीडिया सेंटर में कुंभ पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है। इस मौके पर उन्होंने पिछली सरकार पर हमला बोला और आरोप लगाया कि पहले की सरकार स्मारक डाक टिकट जारी करने से बचती रही, लेकिन मोदी सरकार ने विश्व धरोहर में शामिल कुंभ पर स्मारक डाक टिकट जारी करने का साहस दिखाया है। मनोज सिन्हा ने इस मौके पर योगी सरकार के प्रयासों की भी तारीफ की और कहा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत हुई है। इस मौके पर सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। हमने आज ये स्मारक डाक टिकट और विवरणिका जारी की है। सामान्य रूप से जब से देश में मोदी जी की सरकार बनी है, ऐसे महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों, ऐतिहासिक घटनाओं और अनेक महापुरुष जो इतिहास ने जिन्हें भुला दिया था, हमने अनेक डाक टिकट जारी किए हैं। उसी श्रृंखला में मैं मानता हूं कि डाक विभाग के लिए गौरव का विषय है। प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने एक बार फिर अयोध्या कूच की बात दोहराई। इस बयान के बाद अयोध्या में श्री राम लाल के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास और मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कोई कुछ भी कर ले, लेकिन राम मंदिर तभी बनेगा जब सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी। इसके पहले किसी भी सूरत में मंदिर निर्माण नहीं होगा, क्योंकि सभी पक्षकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने को तैयार हैं। जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब शून्य है, क्योंकि जब तक कोर्ट का स्थगन आदेश खत्म नहीं होता वहां पर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता और आपसी समझौता की बात किसी कीमत पर हो ही नहीं सकती, क्योंकि इनके यहाँ जितने भी संगठन हैं, सुन्नी सेंटर बोर्ड के, पर्सनल लॉ बोर्ड, सुन्नी सेंटर बोर्ड और बाबरी मस्जिद कमेटी, सभी ने इनकार कर दिया है कि हम जो कोर्ट का आदेश होगा वही मानेंगे। कि ऑलरेडी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जब मसला कोर्ट में है तो कोर्ट तय कर दे। कोर्ट जब हिंदू पक्षकार भी कह रहा है कि हम कोर्ट की मानेंगे, मुसलमान पक्षकार भी कह रहा है कि हम कोर्ट की मानेंगे, कोर्ट को फैसला करना चाहिए। जो भी कोर्ट करेगा, लोग हिंदू चाहे मुसलमान सब मानने को तैयार है। तो चलिए अब नरेंद्र गिरी का वो बयान सुनाते हैं आपको, जिस बयान पर सत्येंद्र दास और इकबाल अंसारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। दास लगाया हूँ, एक बार अंसारी की बात हो गई है, बाकी जितने धर्म गुरु मुस्लिम के हैं उनसे बात करके बैठेंगे, बैठ के निर्णय करके मुझे लगता है कि 4 मार्च का हम भी कोच करेंगे, लेकिन हम जाएंगे शांतिपूर्वक, मतलब कोई वहाँ उपद्रव नहीं, शांतिपूर्वक बात करेंगे जाएंगे, और लेकिन साधु संत जाएंगे, नागा भी जाएंगे, बात करके मंदिर वहाँ बनाएंगे, दो रानी है। यूपी सरकार की मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने मंत्री ओम प्रकाश राजभर को नसीहत दी है।
कुंभ में मंत्रियों के गंगा स्नान पर राजभर ने टिप्पणी की थी। इसी के जवाब में जोशी ने कहा कि ओम प्रकाश एडीए का हिस्सा है और आपको बता दें कि सहयोगी की तरह आचरण उनको ठीक रखना चाहिए। कुंभ में हजारों साल पुरानी परंपरा है और इस परंपरा को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सरकार के लोग इस तरह के बयानबाजी करेंगे तो उसे आप कैसा देखते हैं? देखिए, वो घटक हैं पार्टी के और वो जो बोल रहे हैं बिल्कुल अनुचित है। और मैं ये समझती हूँ कि गंगा की पवित्रता को सिद्ध करने के लिए मुझे किसी व्यक्ति, किसी नेता का हम लोगों को तमगा नहीं चाहिए। अब अगर एक कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है तो मैं इसे कोई तरजीह नहीं देती। उनकी सूझबूझ को मैं क्या बोलूं। दिल्ली से वाराणसी पहुंची विशेष ट्रेन सबके आकर्षण का केंद्र बनी रही। ये आम ट्रेन नहीं है, बल्कि ये नए जमाने की आधुनिक सुविधाओं से लैस ट्रेन 18 है। वाराणसी के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जैसे ही ट्रेन 18 पहुंची, लोगों के मोबाइल जेब से हाथों में आ गए। बुलेट ट्रेन की आकार की बनी ये खास ट्रेन लगभग 87 करोड़ की लागत से भारत में बनकर तैयार हुई है। ये ट्रेन वाराणसी से दिल्ली का सफर लगभग 8.5 घंटे में तय कर लेगी। इस तरह की ट्रेन बनारस से दिल्ली क्या लग रहा है? बिल्कुल नहीं था, लेकिन एक कभी हम खड़े हैं वाराणसी से दिल्ली जाने वाली 8.5 घंटे तक का सफर तय कर लेगी। 8.5 घंटे में ये सफर दिल्ली का तय कर लेगी। T18 ट्रेन है ये, बेहद खास। आप देख सकते हैं कितनी सुविधाओं से लैस है ये ट्रेन, पूरी तरह से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस ट्रेन में CCTV लगाए गए हैं और इसके साथ ही यहाँ की जो सीट है आप देख सकते हैं कि किस तरह की आरामदायी सीट लगी हुई है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं जो उसमें यात्रा कर रहे हैं। सबसे पहले आपसे जानेंगे, नाम जानेंगे आपका? हाय, मुस्कान। मुस्कान, कहाँ से आ रही हो आप और कहाँ जाना? दिल्ली। कैसा लग रहा है, कितनी अलग है ये ट्रेन? बहुत सुपर्ब है, सुपर्ब एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी है, स्पेशियस है, बहुत बढ़िया है। सुविधाओं की बात करें तो किस तरह की सुविधाएं हैं, क्या है इसमें? कंफर्टेबल है, स्पेशियस है। वहीं सरकार दावा कर रही है कि कुंभ से पहले गंगा में गिरने वाले नालों को बंद कर दिया गया है, लेकिन इन दावों की पोल इन तस्वीरों के माध्यम से खुल गई। कानपुर के परमियापुरवा और गुप्तार घाट नाला अभी भी गंगा नदी में लगातार गिर रहे हैं, जिससे गंगा में प्रदूषित पानी अभी भी गिर रहा है। गंगा मैली हो रही है। दरअसल शहर के 6 नालों को बंद करने की जिम्मेदारी दिल्ली की GS जाली कंपनी को दी गई थी, लेकिन कंपनी ने 4 नालों को तो बंद कर दिया और 2 छोड़ दिया, जिसका प्रदूषित पानी लगातार गंगा में गिर रहा है, जिसका संज्ञान जल निगम ने लिया और 1 फरवरी से 57,000 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूल करने का भी आदेश दिया। सब नाला कानपुर का पूरा नाला आ रहा गिर रहा। ये कौन? हमारा हम पैदा भी नहीं हुए जब का ये नाला चल रहा है। गंगा स्वच्छ और अविरल हो, इसके लिए तमाम नाले टैप कर दिए गए और कागजों में नाले टैप भी हैं, मगर कानपुर के गुप्तार घाट में नाला अभी भी बदस्तूर जारी है। इस वक्त आप देख सकते हैं गुप्तार घाट में जहां नाले का पानी सीधे गंगा में प्रवेश कर रहा है। अधिकारी अब कुंभकर्णी नींद से जागे हैं और कंपनी के खिलाफ जुर्माना ठोका है, मगर सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इस लापरवाही की वजह क्या? क्यों वक्त रहते अधिकारी नहीं जागे? यदि वक्त रहते अधिकारी इसमें सक्रियता दिखाते तो गंगा में ये दूषित जल नहीं जाता। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। नोएडा में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अपना धरना खत्म कर लिया है। प्रदर्शनकारी और नोएडा जिला प्रशासन में समझौते के बाद किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला वापस लिया है। डीएम ने लिखित आश्वासन दिया है कि किसानों और मुख्यमंत्री योगी की 1 हफ्ते में मीटिंग करवाई जाएगी और कानून के दायरे में आने वाली सभी मांगों का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। ये सब वार्ताएं 1 हफ्ते के अंदर होती हुई मुख्यमंत्री तक पहुंच जाएंगी। मुख्यमंत्री से अपनी बात रखेंगे और अगर ये सब नहीं होता है सारा प्रोसीजर 1 हफ्ते के अंदर, तो अगले हफ्ते फिर हम यहीं नजर आएंगे आपके साथ। अब फिलहाल ये माना जाए आप लोग अपना धरना स्थल स्थगित कर रहे हैं, यहाँ स्थगित कर रहे हैं, जहाँ जहाँ चल रहे हैं वहाँ चलते रहेंगे। मुझे लगता है कि इस बातचीत के कारण बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से किसानों के साथ ये समस्या का हल निकला और इसके लिए हम किसानों को भी धन्यवाद देते हैं और अपने पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारियों को जिन्होंने रात दिन इसमें काम किया उनको भी धन्यवाद देते हैं और आप लोगों को भी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सो मच।
बरेली रेंज में एक घूसखोर दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोपी दारोगा बदायूं जिले में तैनात था। दरअसल बरेली रेंज के डीआईजी ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी कर घूसखोर पुलिस वालों के खिलाफ सबूत के साथ शिकायत मांगी थी। इस नंबर पर बदायूं के एक शख्स ने यशपाल यादव नाम के दारोगा के घूसखोरी का वीडियो भेजकर शिकायत की थी। जांच में वीडियो सही पाया गया और बदायूं के एसएसपी ने आरोपी दारोगा को सस्पेंड कर दिया। व्हाट्सएप क्लिप मैंने एसएसपी बदायूं को भेजी थी, उन्होंने जांच की और बिल्कुल सही पाई। क्लिप में भी बहुत साफ दिखाई दे रहा है, पैसे के लेन देन उसमें दिखाई दे रही है, किस कारण से ली जा रही है ये भी दिखाई दे रही है, ये भी उसमें जो बातचीत हुई है उससे समझ में आ रही है। उसकी जांच की और कल उस सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड करके उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम के सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत किया गया। गाजियाबाद के कोतवाली थाना क्षेत्र के कोटगांव इलाके में आरपीएफ लाइन में एक बैरक की दीवार गिरने से हादसा हुआ है। इस हादसे में आरपीएफ के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हुए, जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। यह हादसा खाना खाने के दौरान हुआ। फिलहाल इस हादसे की जांच कर लापरवाह लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। बदायूं के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन में दारोगा को संदिग्ध हालत में गोली मार दी गई है, जिससे दारोगा घायल हुआ। दरअसल आरोप है कि दारोगा नशे की हालत में था, तभी गोली चलने से उसके पैर में गोली जा लगी, जिससे दारोगा घायल हुआ। आनन फानन में दारोगा को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस मामले में एसएसपी ने बताया कि मामले की जांच अब की जा रही है, लेकिन शुरुआती जांच के आधार पर दारोगा को निलंबित किया गया। इंस्पेक्टर है, पुलिस लाइन पर तैनात है समय ये। इसके कल रात को चोट लगी है, मेडिकल के लिए भेजा गया। उसमें फायर आर्म इंजरी आई है उसके गन शॉट से, और इसकी जांच कराई जा रही है। इसको निलंबित कर दिया गया है। ललितपुर में एक व्यक्ति सड़क हादसे का शिकार हो गया है। इस हादसे में व्यक्ति का पैर टूट गया, जिसके बाद परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने पहले झांसी रेफर करने की बात कही। बाद में सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों ने मरीज को रोक लिया और निजी अस्पताल में ऑपरेशन करने का भरोसा दिया, लेकिन बाद में 45,000 रुपए मांगे। तीमानदारों ने गरीबी का हवाला दिया, लेकिन डॉक्टरों ने ऑपरेशन से पहले 25,000 जमा करने की बात कही और फिर अन्य पैसा देने की बात भी बोली। फिलहाल इस मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। नहीं हुई तो तुम्हें रुक जाओ, तो ऑपरेशन करेंगे बाहुबली के अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में। तो बोले कल एक काम करो, कितना खर्चा आ जाएगा? तो हमने कि साहब भाई बताओ कितना है। कल एक काम करो, जरा सी बात है, 40-45,000 तक का आ जाएगा। तो हमने साहब पैसा तो है नहीं जाना, तो हम जांच के लिए जाओ। तो कल एक काम करो, अभी रुको, सुबह तक नो व्यवस्था बना लेना, हम आपको देख लेंगे। एक काम करो, 25,000 रुपया पहले जमा कर दो, फिर बाकी करते रहना। सो हमने कि सर हम अकेले हैं, गरीब आदमी हैं, कल कुछ नहीं होगा। अरे कल पहले 25,000 जमा करो, फिर हम कल फिर वो बाहर से उन्होंने वो मंगाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। इसके बाद आप देखिए अपना उत्तराखंड मेरी सहयोगी प्रीति के साथ।